गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीरी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मेक जर्नल एंट्री। तो इससे पहले इसका पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, जिसके अंदर हमने बिल्कुल बेसिक से समझा था, ठीक है ना, कि क्या हमारे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है। तो आप उसको जाकर इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक डाल रखा है, उसको जाकर आप चेक कर सकते हैं। और आज है पार्ट 2। तो उस पार्ट को देखने के बाद आपको कुछ बेसिक्स जनरल एंट्री के बारे में पता चलेगा। और आज हमने उसी का ही थोड़ी सी और बेसिक्स जनरल एंट्रीज, या जो एंट्रीज हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे एग्जाम के अंदर, या क्वेश्चंस जो हमें जनरल एंट्री के लिए सीखने चाहिए एक अकाउंटिंग के अंदर, वो आज में सारी एंट्रीज हम उनको करेंगे। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो आज की एंट्री है वो है फर्नीचर सोल्ड टू मोहन। देखो, सबसे पहले जर्नल एंट्री को समझने पहले एक बार फिर इसके जो रूल्स हैं वो हम एक बार फिर याद करने पड़ेंगे कि एसेट्स जब इंक्रीज होती हैं तो क्या होता है, डेबिट। डिक्रीज होती है तो क्या होता है, क्रेडिट। लाइबिलिटीज जब बढ़ती हैं तो क्या होता है, क्रेडिट। और कम होती हैं तो क्या होता है, डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉसेस हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। एंड ऑल इनकम्स और गेन्स आर क्रेडिट। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट, जिसके ऊपर हमारा पूरा अकाउंटिंग की जो जर्नल एंट्रीज है, बेसिकली पूरी अकाउंटिंग ही हमारे इसके ऊपर क्या है, बेस्ड है। बिकॉज हम अकाउंटिंग के अंदर नॉर्मल बातचीत तो कर नहीं सकते ना कि फर्नीचर आ गया, बट अकाउंटिंग की क्या है, एक लैंग्वेज है किसकी, डेबिट और क्रेडिट की। उस लैंग्वेज को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, एक्सपेंसेस क्या हैं, इनकम क्या है। तो वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर क्लियरली आपको बता दिया है विद एग्जांपल्स। तो आप उसको जाकर एक बार चेक कर लीजिए। और दूसरा, उसके बाद हमने देखना है कि जब एसेट्स बढ़ती हैं तो क्या होता है, कम होती हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। वो बेसिक एंट्री हमने सारी कर रखी है। तो आज हम उसका ही कुछ एक्सटेंडेड वर्जन करते हैं। चलो, तो आज जो हमारे पास एंट्री है वो कौन सी एंट्री है हमारे पास, कि फर्नीचर सोल्ड टू मोहन। देखो क्या किया हमने, फर्नीचर था हमारे पास, तो फर्नीचर हमारे पास क्या होती है, एसेट होता है फर्नीचर हमारा, ठीक है ना। तो फर्नीचर को हमने क्या किया, देखो फर्नीचर क्या थी, हमारी एसेट थी। और अब देखो, हमने इसको मोहन को क्या किया है, बेचा है। तो फर्नीचर आया या गया, फर्नीचर गया। और फर्नीचर एसेट होती है, मतलब फर्नीचर हमारा क्या हो गया, कम हो गया, एसेट कम होगी। तो जब भी एसेट कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। और मैंने क्या बोला था कि सारी जो जर्नल एंट्रीज हैं वो ड्यूल एस्पेक्ट के ऊपर बेस है, मतलब हर एंट्री के एक डेबिट भी चीज होगी, दूसरी क्रेडिट भी होगी। यानी कि किसी ना किसी एंट्री का कुछ ना कुछ डेबिट होगा, कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा, बिकॉज जो हमारी अकाउंटिंग है वो ड्यूल एस्पेक्ट के ऊपर क्या है, बेस्ड है। तो एक तो हमें पता चल गया कि भाई फर्नीचर हमने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। किसको बेचा, मोहन को बेच दिया। तो फर्नीचर बढ़ा कि कम हुआ, फर्नीचर हमारा कम हो गया। तो फर्नीचर एसेट होती है, और एसेट कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब दूसरा देखो क्या हुआ, फर्नीचर बेचा, क्या कैश आया, नहीं। सिंपल लिखा हुआ है फर्नीचर सोल्ड टू मोहन। क्या कैश के बारे में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। तो अगर तो यहां पर लिखा होता इन कैश, मतलब फर्नीचर हमने किसको बेचा है, मोहन को बेचा है। किसमें बेचा है, कैश में बेचा है। तो फर्नीचर हमारा चला गया और क्या आ जाता हमारे पास, कैश आ जाता। तो कैश हमारी क्या थी, एसेट। और एसेट बेसिकली क्या होती है, कैश बढ़ जाता, ठीक है ना। तो एसेट बढ़ती तो क्या होता है, डेबिट। तो क्या एंट्री बनती है हमारे पास, बेसिकली कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। क्योंकि मैंने बोला था कि पहले डेबिट वाली एंट्री डलती है, और जो क्रेडिट वाली एंट्री होती है उसके साथ क्या लगता है, टू लगता है, उसके साथ क्रेडिट वर्ड नहीं आता। तो ये हमारे पास एंट्री बनती, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। बट क्या इसके अंदर हमारे पास वर्ड कैश है, नहीं है। इसके अंदर हमारे पास वर्ड कैश नहीं है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या दे रखे हैं उन्होंने, कि फर्नीचर सिंपल मोहन को बेचा है। तो कैश और क्रेडिट कुछ भी नहीं बता रखा। तो हम हमेशा क्या बोलते हैं कि जब भी हमें कैश के बारे में ना बोल रखा हो तो हम उस चीज को क्या मानते हैं, कि उसको उधार पर या तो बेचा होगा या खरीदा होगा ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर भी सिंपल हमें दे रखा था फर्नीचर सोल्ड टू मोहन, तो इसको क्या बोलेंगे, किस पे होगा, ये क्रेडिट पे होगा। तो मतलब एक तो हमारे पास क्या होगा, पहली एंट्री तो क्लियर है कि फर्नीचर तो हमारा गया, ये तो कंफर्म है। या कैश आया, नहीं, कैश तो हमारे पास नहीं आया। बट अल्टीमेटली हमने वो जो सामान था वो मोहन को बेच दिया, और हमारे पास अब हमने मोहन से क्या लेने हैं, पैसे लेने हैं। तो मोहन एक तरीके से हमारे पास क्या बन गया, हमारा डेटर बन गया। डेटर कौन होते हैं, जिनसे पैसे लेने होते हैं। तो मोहन बेसिकली कौन है हमारा,
डेटर, और डेटर हमारी क्या होती है, एसेट। इससे पैसे हमने लेने हैं, तो एसेट हमारे पास वो सारी चीजें जो फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं। और लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, जो हमारे सिर के ऊपर बोझ होता है। तो देखो, मोहन के सिर के ऊपर बोझ है कि उसको हमें पेमेंट करनी है, बट हमारे सिर के ऊपर कोई बोझ नहीं है। हमने तो मोहन से पैसे लेने हैं, तो मोहन हमारी क्या हो गई, एसेट, और मोहन बढ़ गया क्योंकि पैसे लेने हैं, तो एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्या एंट्री बनी हमारे पास, हमारे पास एंट्री बनी, मोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है ना। तो ये थी हमारे पास एंट्री, फर्नीचर सोल्ड टू मोहन। और अगर फर्नीचर सोल्ड टू मोहन इन कैश लिखा होता, फिर हम क्या करते, देखो ये बात याद रखनी है कि जब भी हमें कैश के अंदर ट्रांजैक्शन दे दी तो कैश की एंट्री इफेक्ट करेगी। बट अगर हमें नहीं बोल रखा, इसके अंदर जब हम कोई चीज परचेज करेंगे या खरीदेंगे, हमें कैश नहीं बता रखा होगा, सिर्फ और सिर्फ परचेज और सेल के अंदर हमें ये नहीं बता रखा होगा कि उसकी कैश की पेमेंट करी है या नहीं करी। अगर तो करी होगी तो बता रखा होगा। अगर कैश के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम उसको हमेशा क्या मानेंगे कि वो हमेशा किस पे होगा, वो होगा हमेशा क्रेडिट के ऊपर होगा। चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। हाँ, ये बेसिकली फर्स्ट एंट्री थी हमारे पास, मैंने इसमें कर रखा है। तो क्या लिखा हुआ उन्होंने, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कि जो बिजनेस है उसको शुरू किया, किससे शुरू किया, कैश से शुरू। देखो आपको सबको पता है, जब भी बिजनेस शुरू होता है तो ऑनर बिजनेस को क्या देता है, फंड्स देता है। उस पैसे को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, जो ऑनर पैसे के जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या, वो पैसा जो ऑनर बिजनेस में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। देखो ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा तभी तो बिजनेस चलेगा। और मैंने क्या बोला था, ऑनर और बिजनेस दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब कि ऑनर अलग, उसका बिजनेस अलग। तो ऑनर का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करना। और बिजनेस के पास जो वो कैश आया, जो वो कैपिटल आई बिजनेस के लिए वो क्या होगी, बिजनेस के लिए वो होगी लायबिलिटी। यस, लायबिलिटी क्यों होगी बिजनेस के लिए, बिकॉज बिजनेस के सिर के ऊपर क्या बढ़ गया, बोझ बढ़ गया, क्योंकि अब उसको ऑनर का पैसा क्या करना है, वापस करना है। हाँ, आपको ये लगेगा कि ऑनर और बिजनेस तो एक अल्टीमेटली तो ऑनर दुकान पर ही बैठेगा तो उसकी लायबिलिटी कैसे होगी, नहीं। आप इसको ऐसे सोच के देखो कि जो ऑनर है और उसका क्या है, बिजनेस है, वो दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग अलग हैं। ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो ऑनर सिर्फ बिजनेस को क्या देगा, पैसे देगा। अच्छा, ऑनर ने जो कैपिटल दी है बिजनेस को, वो किस लिए दी है, ताकि उसकी कैपिटल ग्रोथ कर सके, उसका पैसा बढ़ सके। तो अल्टीमेटली बिजनेस के पास जो पैसा आया कैपिटल के रूप में, बिजनेस की वो क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी है। बिजनेस के सिर के ऊपर तो लायबिलिटी बोझ बढ़ गया ना, कि भाई उसको ऑनर को पैसे वापस करने करेगा, विद रिटर्न वापस करने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो चलो हमारे पास क्या एंट्री थी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो एक तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया। तो कैश बिजनेस की क्या होती है, एसेट। और एसेट बेसिकली क्या हो गई, बढ़ गई। तो एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट। और दूसरा क्या हुआ, बिजनेस के पास आई कैपिटल। तो कैपिटल मतलब क्या होती है, लायबिलिटी। क्यों, बिजनेस के सिर के ऊपर कैपिटल क्या है, एक तरीके से बोझ है। मतलब वो पैसा जो ऑनर ने बिजनेस को दे रखा है, ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है ना। तो बिजनेस के सिर के ऊपर तो बोझ है कि भाई किसी ने उसको पैसा दे रखा है, अब उसके पैसे को उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न से वापस करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी क्या हुई, वो भी बड़ी कम हुई, लायबिलिटी भी बिजनेस के सिर के ऊपर बढ़ गई। क्या एंट्री डली, एंट्री बनी हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। तो कैपिटल मतलब क्या होता है, वो पैसा जो ऑनर ने बिजनेस में क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है। अच्छा, जरूरी है कि बिजनेस सिर्फ कैश ही देगा, कई बार ऑनर सिर्फ कैश ही देगा, कई बार ऑनर क्या दे देता है, कोई एसेट दे देता है। मान लो उसके पास कोई मशीनरी पड़ी थी या कोई बिल्डिंग थी उसकी, या कोई फर्नीचर था, ऑनर उसको भी क्या दे देता है, बिजनेस को दे देता है। तो अल्टीमेटली तो हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि मान लो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश था ना, तो वहां पर लिखा होता कि बिजनेस स्टार्टेड विद मशीनरी और या बिल्डिंग। मतलब ऑनर ने बिजनेस को क्या दिया, बिल्डिंग दी, मशीनरी दी। तो देखो बेसिकली ऑनर के पास वो बिल्डिंग आई, बिल्ड ऑनर के पास से तो वो गई, बट हमने अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हमने सोचना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जर्नल एंट्री जो बन रही है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो कि बिजनेस के पास बिल्डिंग आई कि गई, बिल्डिंग तो आई। ठीक है ना। तो बिल्डिंग बेसिकली क्या होता है, एसेट होती है, और एसेट बढ़ रही है तो क्या होगा, डेबिट होगा। और क्या कोई कैश कम हुआ, नहीं। बिजनेस के सिर के ऊपर एक तरीके से क्या बढ़ गया, बोझ बढ़ गया। क्यों, बिजनेस की कैपिटल बढ़ गई। मतलब वो पैसा जो ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जरूरी नहीं है कि वो पैसा ही हो,
वो कोई एसेट भी हो सकती है, बट अल्टीमेटली बिजनेस के सिर के ऊपर तो वो क्या हो गया, बोझ ही हो गया ना, कैपिटल ही होगी, क्योंकि उसको उस एसेट की जितने भी पैसे होंगे उससे ज्यादा बिजनेस को क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। तो ये क्या होगी, लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या बनी, एंट्री बनी। अच्छा, कई बार अगर वो कैश और बिल्डिंग दोनों चीजें दे दे इकट्ठी, तो फिर क्या होगा, तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी, ठीक है ना। देखो कैश भी बिजनेस के पास आया, और क्या आई, बिल्डिंग नाम की एक एसेट भी बिजनेस के पास आई, और बिजनेस की क्या बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई, ठीक है ना। तो जब कैश बढ़ा तो क्या हुआ, डेबिट, बिल्डिंग बढ़ी तब भी क्या हुआ, डेबिट, और जब लायबिलिटी बढ़ी तब क्या हुआ, क्रेडिट। तो क्या एंट्री डलेगी, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यस, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज डेबिट होगी, एक ही चीज क्रेडिट होगी, क्रेडिट दोनों चीजें हो सकती हैं, बट फर्क किसका है, अमाउंट का। तो मान लो अगर कैश के अंदर होता है 1 लाख, और बिल्डिंग भी कितने की दी होती, 1 लाख की, तो कैपिटल कितने की होगी, 2 लाख की। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों की जो अमाउंटें हैं वो सेम होनी चाहिए। डजंट मैटर कि चाहे आप 10 बार एक चीज को, एक एंट्री में 10 बार डेबिट कर दो और एक ही बार क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एक एंट्री में जितनी मर्जी बार आ सकता है, बट वो दोनों क्या होंगे, मैच होंगे। तो एक ही एंट्री अगर होगी तो उसमें डेबिट क्रेडिट कितनी बार आ सकता है, बट आएगा जरूर। एक चीज डेबिट होगी, ऐसा भी हो सकता है 3 चीजें क्रेडिट हो जाए, 4 चीजें क्रेडिट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बट एक एंट्री में ये चीज होगी ही होगी, ठीक है ना। तो डेबिट होगा और कुछ क्रेडिट होगा ही होगा। तो जरूरी नहीं है कि डेबिट एक ही चीज हो, 2 3 4 5 चीजें हो सकती हैं, बट उनके सम टोटल को ही क्रेडिट की एंट्री बनेगी, और एंट्री एक पूरी मैच करनी चाहिए, जितनी डेबिट के अंदर अमाउंट है उतनी ही क्रेडिट के अंदर अमाउंट आनी चाहिए। चलो, अब नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट शुरू होता है, वो शुरू होता है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कौन से वाला, गुड्स वाला कॉन्सेप्ट। देखो गुड्स क्या होते हैं, गुड्स मतलब कोई भी चीज, देखो सारी चीज क्या होगी, गुड्स होंगी। जैसे आपके हाथ में जो पेन है, पेंसिल है, ये लैपटॉप है, ये बुक्स हैं, ये सारी चीजें अल्टीमेटली क्या है, गुड्स ही तो है, ठीक है ना। तो इन गुड्स का हर एक का क्या है, गुड का नाम है। जैसे जो आपके हाथ में पेंसिल है उसको क्या बोलते हैं, पेंसिल बोलते हैं, ठीक है ना। हर गुड का एक क्या है, पर्टिकुलर नाम है। बट अब हमें दे दिया कि भाई गुड्स परचेज करें कैश के अंदर, मतलब अब आपको क्या लगेगा कि भाई सामान परचेज किया है कैश के अंदर, बट क्या उस सामान का कोई नाम है, नहीं है। तो इतना तो कंफर्म्ड है कि भाई कैश सामान परचेज किया है, तो कैश थी हमारी, क्या थी, एसेट थी, और एसेट आई, कैश कम हुआ कि बढ़ा, कैश तो कम हो गया, क्योंकि हमने सामान परचेज किया है तो कैश तो चला गया। तो कैश तो हमारा बेसिकली एसेट कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब दूसरा क्या हुआ है, क्या गुड्स आए, क्या हम इसको ऐसा करेंगे कि भाई गुड्स को बढ़ा देंगे, बट क्या गुड्स ऐसा हो सकता है, नहीं। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज गुड्स की कोई आइडेंटिटी है अपनी। गुड्स मतलब क्या, पेन, पेंसिल, रबड़, चॉकलेट, टॉफी, बुक्स, लैपटॉप, ठीक है ना, बैग, क्या चीज गुड्स। तो गुड्स का कोई पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। जैसे पहले हमने गुड के नाम क्या देखा था, हमें क्या दे रखी होती थी, बिल्डिंग दे रखी होती थी, मशीनरी दे रखी होती थी, ठीक है ना, स्टॉक दे रखा होता था। तो ये हमें गुड्स के क्या दे दिए थे, नाम दे दिए थे। इस वजह से हम बोलते थे कि भाई ये पर्टिकुलर चीज बढ़ गई। बट अब हमें गुड्स का कोई नाम नहीं दे रखा, हमें सिंपल बोल रखा है कि भाई गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो आप बोलोगे गुड्स बढ़ गए, तो मान लो अगर कल को ऑनर आएगा, वो चेक करेगा कि भाई गुड्स बढ़ गया, मतलब क्या बढ़ गया, कोई क्लैरिटी तो दो। तो इसलिए हम जब भी गुड्स परचेज, गुड्स की बात आ जाए, तो हम गुड्स अकाउंट नहीं डाल सकते, बिकॉज गुड्स की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, गुड कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो नॉर्मली सोचकर देखो, आप किसी भी दुकान, आपने एक दुकान खोली है, ठीक है ना, तो आप क्या बोलते हो भाई कि सामान डाल लो। सामान क्या करते हो आप, बेसिकली कोई भी चीज क्या करते हो, आप फर्नीचर बेचते हो, आप पेंसिल्स बेचते हो, लैपटॉप बेचते हो, बैग बेचते हो, बुक्स बेचते हो, आप लक्कड़ का काम करते हो, कुछ भी काम करते हो आप, ठीक है ना। तो आपके लिए वो जो सारी चीजें आपने बेचने के लिए रखी हुई हैं, वो क्या है, गुड्स। आप क्या बोलोगे, देखो नॉर्मली आप क्या बोलते हो, हम बोलते हैं अपनी दुकान के अंदर कि भाई सामान रख लो, ताकि हमने क्या करना है, बेचना है। हम उस सामान बोलते हैं उसको, ये नहीं बोलते कि भाई मैं फर्नीचर है तो मैंने फर्नीचर रखा हुआ है। हम बोलते हैं कि भाई सामान और खरीदेंगे और इसी सामान को बेच देंगे। तो ये एक जर्नल लैंग्वेज हो जाती है, हमारी जर्नल बातें हो जाती है। तो गुड्स को बेसिकली गुड्स परचेज इन कैश, मतलब ये कौन से गुड्स परचेज किए हैं, ये गुड्स वो परचेज किए हैं जो आपने क्या करने हैं, बेचने हैं, रीसेल करने हैं, ना कि इसको अपनी एसेट बनाना।
तो अगर मैं बोलता मशीनरी परचेज्ड इन कैश, तो मतलब मेरे पास एक एसेट आ गई। बिल्डिंग परचेज इन कैश, मेरे पास एक एसेट आ गई। स्टॉक परचेज इन कैश, मेरे पास एक एसेट आ गई। बट जब मैंने बोला गुड्स परचेज्ड इन कैश, तो ये मेरे पास कोई एसेट नहीं आई। ये बेसिकली मैंने वो सामान परचेज किया है जिसको मैंने क्या करना है, बेचना है। तो फर्नीचर शॉप के लिए वो सामान क्या होगा, फर्नीचर होगा। स्टेशनरी शॉप के लिए वो क्या होगा, पेंसिल्स रबड़ होंगी। बट कोई भी दुकानदार उसको इंडिविजुअली नाम से नहीं बोलता, वो बोलता कि भाई दुकान, आप भी सोच के देखो, नॉर्मल दुकानदार भी क्या बोलता है कि हमारी दुकान के अंदर सामान पड़ा है। तो सामान तो जर्नल है कि वही सामान होगा जिसको क्या करना है, बेचना है। तो गुड्स पड़े हैं, ठीक है ना। तो गुड्स परचेज्ड इन कैश, तो मतलब कैश तो गया, और दूसरा क्या आया, वो सामान आया जिसको हमने क्या करना है, बेचना है। तो क्या गुड्स डालेंगे, नहीं। तो इसको डिनोट करते हैं बच्चे हम परचेज से, डिनोट करते हैं इसे परचेज से, कि गुड्स परचेज्ड इन कैश, मतलब एक तो कैश कम हो गया और दूसरा गुड्स नहीं आए। क्योंकि अगर आप गुड्स बढ़ा दोगे तो मतलब आपकी कोई एसेट बढ़ रही है। तो देखो, जो सामान आपने दुकान में डाला है बेचने के लिए, वो आपकी एसेट नहीं है, वो आपके लिए क्या है, एक तरीके से एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि आपको उसको फ्यूचर में रखना नहीं है, आपको उसको बेचकर प्रॉफिट कमाना है। बेचकर प्रॉफिट कमाना है तो हर बार कितनी बार आप उस चीजों को एसेट्स बनाते रहोगे, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज को किससे डिनोट करते हैं हम, परचेज से डिनोट करते हैं। और परचेज बेसिकली हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। देखो, अगर आपको दे रखा हो मशीनरी परचेज्ड, तब परचेज आएगा नहीं, तब तो गुड का नाम दे रखा कि भाई क्या आया, मशीनरी आई। पर जब आपको बोला कि भाई गुड्स परचेज की है, तो आप सोचोगे भाई ये कौन से गुड्स हैं। तो इसको बिजनेस में बोलते हैं गुड्स परचेज, मतलब वो गुड्स जो आपने बेचने के लिए खरीदे हैं। तो इसको गुड्स से डिनोट नहीं करेंगे, इसको किससे डिनोट करेंगे, परचेज से डिनोट करेंगे। तो परचेज बेसिकली हमारी क्या हो गई, एक्सपेंस, और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। देखो, परचेज आपकी एक्सपेंस क्यों है, परचेज मतलब आपने वो सामान खरीदा है, किसके लिए, रखने के लिए या उसको बेचने के लिए। बेचने के लिए खरीदा ना, तो आपके लिए तो वो एक तरीके से क्या है, एक्सपेंस है। आपको उससे इनकम क्या करनी है, जनरेट करनी है। तो परचेज बेसिकली क्या होती है, एक्सपेंस, और वो क्या हो, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो क्या एंट्री बनी हमारे पास, हमारे पास एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना है कि अगर तो हमें गुड का नाम दे दिया जाता, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक की बिल्डिंग परचेज इन कैश, तो हम क्या लिखते, कैश, और नीचे क्या लिखते, बिल्डिंग। मशीनरी परचेज इन कैश तो क्या लिखते, मशीनरी। स्टॉक परचेज इन कैश तो क्या लिखते, स्टॉक लिखते। बट जब आपको बोल दिया गया गुड्स परचेज इन कैश, क्या उस गुड का नाम दे रखा है, नहीं दे रखा। तो मतलब हमने क्या सोचना है, ये वो सामान हमने खरीदा है जिसको हमने क्या करना है, बेचना है। तो ये हमारी एसेट तो है नहीं, ये तो हमने सामान खरीदा है, किसके लिए खरीदा है, बेचने के लिए खरीदा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो सामान हमने, ये हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। और इसको क्या नाम दे, क्या इसको गुड्स का नाम दे, नहीं, इसको नाम देते हैं हम परचेज, कि भाई हमने सामान खरीदा है, किसके लिए, बेचने के लिए खरीदा, ठीक है ना। चलो, हाँ, अब हमारे पास क्या आता है, गुड्स सोल्ड इन कैश। पहले क्या था, गुड्स बेचे, खरीदे थे, अब क्या कर रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं। तो गुड्स को बेच रहे हो तो एक बात तो कंफर्म्ड है कि कैश तो क्या होती है, एसेट। और कैश आया कि गया, कैश तो आया, कैश तो बेसिकली क्या होगा, डेबिट होगा। और दूसरा, क्या गुड्स कम हो गए, बट मैंने क्या बोला कि गुड्स की कोई आइडेंटिटी तो होती नहीं है। फिर क्या परचेज कम होगी, परचेज कैसे कम होगी, ठीक है ना। परचेज तो हमने करी थी, किसके लिए करी थी, ताकि उसको हम क्या कर दें, बेच दें। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेल। कि जब भी आप गुड्स परचेज करोगे तो उसको किससे डिनोट करोगे, परचेज से। और जब भी आप गुड्स सोल्ड करोगे तो उसको किससे डोनेट करोगे, आप सेल से डोनेट करोगे, ना कि आप गुड्स अकाउंट बनाओगे। तो गुड्स नाम का कोई भी अकाउंट नहीं होता, ठीक है ना। बट अगर आपको यहां पर बोला होता है कि मशीनरी सोल्ड इन कैश, फिर आप क्या करते, फिर आप कैश को बढ़ाते और मशीनरी क्या कर देते, कम। बिकॉज आपको उस पर्टिकुलर गुड का नाम दे दिया गया था, तो आप उस गुड को कम कर दोगे, आप मशीनरी को कम कर दोगे। बट जब आपको उस पर्टिकुलर गुड का नाम नहीं दिया गया, उस केस के अंदर अगर आपने वो सामान खरीदा है तो इट इज परचेज, और अगर आपने उस सामान को बेचा है तो इट इज सेल। तो अब क्या किया है, गुड सोल्ड इन कैश, तो एक तो कैश आ गया, अच्छा, दूसरा सामान बेचा है, तो सेल हमारी क्या होती है, सेल इज अवर इनकम, एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। तो वो रूल याद है ना, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। एसेट्स बढ़ेंगी तो डेबिट, कम होंगी तो क्रेडिट। तो देखो क्या एंट्री बनी, हमारे पास एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल
अकाउंट। तो ये चीज याद रखनी है, सेल और परचेज कब आएगा। सेल कब आएगा, जब गुड्स बेचे होंगे। परचेज कब आएगा, जब गुड्स खरीदे होंगे। बट अगर आपको ये बोल दिया गया हो कि भाई मशीनरी सोल्ड इन कैश, तब भी आप मशीन देखो, तब भी आप सेल लिखोगे। एक तो आपके पास बेसिकली क्या हुआ, कैश आया, और दूसरा क्या कम हो गया, क्या आपकी सेल हुई, नहीं। आपका क्या कम हो गया, मशीनरी, बिकॉज आपको बता रखा है कि भाई हमने किसको बेचा, तो आपकी एक तरीके से एसेट कम होगी। बट जब आपको बेचा बोला होगा ना कि गुड सोल्ड इन कैश, तो आप क्या बोलोगे नॉर्मली, कि हमने वो सामान बेचा है जो हमने खरीदने बेचने के लिए रखा हुआ था। मतलब गुड्स जो हमने खरीदे थे ना, परचेज किए थे हमने, उसको हमने क्या कर दिया, बेच दिया। तो नॉर्मली वो हमारी क्या होगी, बिजनेस की क्या होगी, सेल होगी। तो बिजनेस की एक चीज होती है सेल, एक होता है एसेट का कम होना। इन दोनों में क्या है, फर्क है। तो सेल आप किसकी करते हो, एक फर्नीचर शॉप है, वो सेल किसकी करेगी, फर्नीचर की करेगी ना। बट अगर वो मान लो अपने दुकान का एसी बेचते, तो नाम आ गया ना गुड का एसी, तो क्या कम होगा, एसी कम होगा। बट वो बोले कि भाई हमने सामान बेच दिया, तो क्या सामान बेचा होगा, उन्होंने बेचा होगा वो सामान जो उन्होंने बेचने के लिए रखा हुआ था। मतलब वो उनकी क्या होगी, बेसिकली सेल, जिसके सिर के ऊपर सारा बिजनेस टिका हुआ है। और सेल, जब मशीनरी बोला गया हो, एसी बोला गया हो, बिल्डिंग बोला गया हो, शॉप बोला गया हो, तब हमें गुड का नाम दे दिया, तब बेसिकली हमारी क्या कम होगी, एसेट कम होगी। ठीक है ना। चलो, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। मतलब गुड्स खरीदे हैं, किससे खरीदे हैं, राम से खरीदे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर कैश हमारे पास नहीं दिया हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने जो सामान खरीदा है वो किससे खरीदा है, राम से। और किस पे खरीदा होगा, अगर कैश नहीं दे रखा तो उधार पे खरीदा होगा। मतलब एक तो हमारे पास गुड्स आए, तो क्या गुड्स आए, नहीं, ये क्या था वर्ड, गुड्स था। तो गुड्स तो नहीं लिख सकते कि गुड्स आए, क्या लिखेंगे इसको, हम लिखते हैं परचेज। और परचेज हमारी क्या होती है, एक्सपेंस, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट की। एक तो हमने क्या किया, सामान परचेज किया, एक तो हमारी क्या हो गई, परचेज हो गई। और दूसरा दूसरा हमारे पास क्या होगा, क्या हमारा कैश कम हुआ, नहीं, हमारा बेसिकली राम क्या बन गया, राम राम बन गया हमारा क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट। देखो राम बेसिकली क्या है, आपने सामान परचेज किया, किससे परचेज किया, राम से परचेज किया। राम कौन था, राम बेसिकली एक आपका कोई सप्लायर होगा, आपने उससे खरीदा है, तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, उसको पैसे वापस करने, है ना। तो आपके लिए वो क्या है, एक तरीके से बोझ है, लायबिलिटी है। किसके लिए, आपके लिए, मतलब बिजनेस के लिए। और बिजनेस की वो उस लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या एंट्री आएगी हमारे पास एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कि भाई सामान हमने परचेज किया, किससे परचेज किया, राम से परचेज किया। चलो, अब सेम एंट्री, गुड्स क्या की हैं, सोल्ड की हैं। गुड्स बेचे हैं तो मतलब सोल्ड, मतलब इसमें क्या आएगा, सेल आएगा, बिकॉज गुड्स की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, क्या आएगा, सेल आएगा। और दूसरा, क्या कैश में बेचा है, नहीं, गुड्स सोल्ड टू मोहन, मतलब हमें अगर कैश नहीं दे रखा तो क्या बोलेंगे कि उधार पे बेचा है। तो अब मोहन जो है वो हमारा क्या होगा, क्रेडिटर होगा कि डेटर होगा। हमने मोहन को पैसा देना है या पैसा लेना है, देखो हमने उसको सामान बेचा है, हमने मोहन से पैसा लेना है, और मोहन हमारा क्या होगा, डेटर। और डेटर हमारी क्या होती है, एसेट। एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट। और दूसरा हमारी क्या होगी, क्या गुड्स कम हुए, नहीं, याद रखना क्या होगा, सेल। और सेल हमारी क्या होती है, इनकम, एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनी हमारे पास एंट्री बनी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो इस बात को याद रखना है कि अगर हमें कैश वर्ड नहीं दिया हुआ तो उस चीज को किस पे बोलना है, उधार पे। उधार पे या तो डेटर बनेंगे या क्रेडिटर बनेंगे। और गुड्स वाली बात भी आपको समझ में आ गई। चलो, हाँ, अब इसी के अंदर हमारे पास एक एंट्री होती है, वो होती है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर राम। गुड्स किसने रिटर्न कर दिए, कस्टमर ने रिटर्न कर दी। तो आप सोच के देखो, आप बिजनेस हो, आपका एक कस्टमर था, उसने आपको वापस कर दिया, तो ये बेसिकली क्या होगा आपके लिए, ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए एक सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है। गुड्स वापस आ गया हमारे लिए, अल्टीमेटली जो हमने सामान बेचा था, है ना, हमने राम को बेसिकली क्या किया होगा, सामान बेचा होगा। अब वो सामान हमारे पास क्या आ गया, वापस आ गया है। तो इसको बच्चे डिनोट करते हैं हम सेल रिटर्न से। और अब सोच के देखिए कि जो सामान आपने बेचा था वो आपके लिए वापस आपके पास वापस आ गया,
मतलब सेल आपकी इनकम होती है, सेल रिटर्न आपका क्या होगा? एक्सपेंस, क्योंकि आपने सामान बेचा था तो वो इनकम थी। अब आपकी अल्टीमेटली इनकम कम होगी या सेल रिटर्न आपका एक तरीके से एक्सपेंस हो गया, नुकसान हो गया, क्योंकि हमारा सामान वापस आ गया, ठीक है ना? और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। अच्छा, दूसरा, अब राम, क्या कैश दिया? नहीं, कैश के बारे में तो बोल ही नहीं रखा। तो मतलब बेसिकली आपने राम को सामान बेचा था, तो राम आपका क्या था? राम हमारा था एक डेटर, क्योंकि राम से हमने पैसे बेसिकली क्या करने थे? लेने थे, डेटर था वो। पर जब उसने हमें सामान वापस कर दिया, तो एक तो हमारा सेल रिटर्न हो गया, और दूसरा जो हमारा डेटर था मतलब राम था, अब हमने उससे उतने ही पैसे लेने हैं या थोड़े से कम लेने हैं? थोड़े से कम लेने हैं ना, तो राम बेसिकली क्या हो गया? कम हो गया। और राम डेटर था, तो डेटर मेरी क्या होती है? एसेट होती है। और जब आपकी एसेट कम होती है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो क्या एंट्री आएगी बेसिकली? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। बेसिकली आप इसको इससे एक लॉजिकली भी समझ सकते हो, और अगर आपको सेल रिटर्न की एंट्री नॉर्मल याद करनी है तो आप याद कर सकते हो कि अगर सेल हमारी क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है, सेल रिटर्न क्या होगी? सेल रिटर्न विल बी डेबिट, ठीक है ना? तो सेल की एंट्री, जो सेल की एंट्री होती है नॉर्मली, वो क्या होती है? राम टू सेल। और सेल रिटर्न की एंट्री बिल्कुल उससे क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। साथ में क्या देगा? रिटर्न वर्ड आ जाएगा, ठीक है ना? आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो और आप इसको एक लॉजिकली भी समझ सकते हो। चलो, अब गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। मोहन, हमने सप्लायर को वापस कर दिए। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर मतलब हमने सप्लायर से माल खरीदा था, अब हमने उसको वापस कर दिया, तो ये क्या बोली जाएगी? इसको बोला जाएगा परचेज रिटर्न। क्या बोला जाएगा इसको? परचेज रिटर्न। तो जब कस्टमर आपको वापस करेगा, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। जब आप वापस करोगे सप्लायर को, उसको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। और इसका दूसरा नाम भी होता है रिटर्न। देखो, ये इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? ये है आउटवर्ड। आउटवर्ड कैसे है? क्योंकि आप सप्लायर को वापस कर रहे हो, सामान बाहर जा रहा है। बट जो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, तो सेल रिटर्न को बेसिकली क्या बोलते हैं? सेल रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, यानी कि सामान अंदर आ रहा है, दुकान के अंदर वापस आ गया, तो रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न। और परचेज रिटर्न को दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड नाम होता है, कि सामान जो है वो बाहर जा रहा है। सोच के देखो, इनवर्ड मतलब सामान अंदर आ रहा है, और आउटवर्ड मतलब सामान बाहर जा रहा है, ठीक है ना? तो रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड। चलो, अब गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, हमने सप्लायर को वापस कर दिया, तो मतलब हमारे लिए एक तरीके से मोहन, हमने जब खरीदा होगा तो हमारे लिए बेसिकली मोहन क्या होगा? क्रेडिटर होगा, क्योंकि हमने उसको पैसा देना था। अब हमने उसको पैसा देना था, बट हमने उसको सामान वापस कर दिया, तो अल्टीमेटली अब हम उसको उतना ही पैसा देंगे या कम देंगे? कम देंगे। तो मोहन बेसिकली हमारे लिए एक तरीके से क्या थी? लायबिलिटी थी। अब लायबिलिटी बेसिकली क्या होगी? है कम। जब भी लायबिलिटी कम होती है तो क्या होता है? डेबिट। और दूसरा क्या होगा आपके पास? परचेज रिटर्न। देखो, परचेज रिटर्न एक तरीके से आपकी क्या होगी? देखो, जब आप सामान खरीदते हो वो आपका एक्सपेंस होता है, और जब आप उस सामान को वापस करोगे तो आपकी इनकम होगी, एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी हमारी? एंट्री बनी हमारी मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो आप इसको दूसरे तरीके भी समझ सकते हैं कि अगर परचेज की एंट्री नॉर्मली हमारे पास क्या होती है? परचेज टू राम, तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी? बिल्कुल उससे उल्टी, राम टू परचेज रिटर्न, ठीक है ना? अगर परचेज की एंट्री हमारे पास सिंपल होती है तो परचेज की राम रिटर्न की एंट्री बिल्कुल क्या हो जाएगी? उल्टी। तो आप उसको लॉजिकली भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक आ गया। ये सारा गुड्स वाला टॉपिक चल रहा है आपका। बेसिक एंट्री आपने इससे पहले देख चुके थे, ठीक है ना? अब ये सारा जो हमारे पास टॉपिक चल रहा है ना, ये गुड्स वाला चल रहा है। तो गुड्स मतलब जिनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, नहीं, या तो हम उसको सेल में या परचेज में डिनोट करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मतलब क्या हुई कि कुछ सामान जो था उसको आग लगी। तो सामान को आग लगी तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, ठीक है ना? तो इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे हम गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। और ये क्या था हमारा? एक्सपेंस था, लॉस था, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। अच्छा, दूसरा क्या काम हुआ?
क्या गुड्स कम हुए? देखो दिमाग में यही आएगा कि गुड्स कम हुए, बट क्या गुड्स कम हुए एक्चुअल में? नहीं, गुड्स की तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं। सोच के देखो अल्टीमेटली क्या कम हुआ? अल्टीमेटली आपकी परचेज कम होगी। कैसे? जो सामान आपने खरीदा था ना, वो उसमें से कुछ सामान को आग लग गई, तो वो परचेज बेसिकली क्या होगी एक तरीके से, क्योंकि सेल क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि बिका तो है नहीं, है ना? परचेज आपकी क्या होगी एक तरीके से कम हो गई। तो जब परचेज आपका बेसिकली क्या था? एक्सपेंस था, ठीक है ना? और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ठीक है ना? और अब परचेज आपकी क्या हो गई? कम हो गई, आग लग गई उसको, तो परचेज बेसिकली क्या हो गई? कम हो गई। और परचेज जब नॉर्मली हमने देखा था कि जब परचेज एक्सपेंस होता है और जब बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट। तो सोच के देखो, अगर ये एक्सपेंस कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। देखो इनकम नहीं है, इसलिए क्रेडिट नहीं कर रहे, इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि अब एक्सपेंस क्या हो गया हमारा? एक तरीके से कम हो गया, वो परचेज हमारी कम हो गई, तो अल्टीमेटली परचेज क्या हो जाएगी? क्रेडिट। मतलब देखो सामान में आग लग गई, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, किसकी वजह से? फायर की वजह से। तो एक तो लॉस हुआ, ये तो कंफर्म है कि गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना? अब दूसरा, क्या कैश कम करे? कैश तो कुछ हुआ ही नहीं, कैश का तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं आया, ठीक है ना? तो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट क्या कर दिया हमने? डेबिट। तो दूसरा, क्या गुड्स को कम करें? नहीं, गुड्स की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं होती, तो फिर किसको कम करें? क्या हमने सामान बेचा है? नहीं, सेल भी नहीं करी है, ठीक है ना? तो क्या हुआ बेसिकली, जो हमने सामान खरीदा था ना, परचेज करी थी, वो बेसिकली क्या हो गई एक तरीके से, तो उसको आग लगी, वो कम होगी। तो जब परचेज बढ़ती है तो डेबिट होता है, कम होती है तो क्या होता है? क्रेडिट। बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? एक्सपेंस आर डेबिट, और जब कम होती है तो बेसिकली एक्सपेंस कम हो गए, तो ये क्या होगी हमारी? तो देखो जब भी कोई भी सामान में नुकसान, आग लग जाए, सामान को किसी आपने चैरिटी के रूप में दे दिया, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट के रूप में दे दिया, क्योंकि हम करते हैं बहुत सारा सामान हम ऐसे फ्री में किसी अपने रिश्तेदार को दे दिया, तो वो सारा बिजनेस के लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा, और वो सारी चीजें किसको कम करेंगी? हमारी परचेज को कम करेंगी, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, जैसे अब हमारे पास आया कि गुड्स विड्रॉन ऑनर, गुड्स किसने विड्रॉ किए? ऑनर ने किए, फॉर पर्सनल यूज। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी ऑनर या तो पैसे विड्रॉ करेगा या सामान विड्रॉ करेगा, किसके लिए? पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं? सो ड्राइंग्स मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स मतलब वो कलर वाली ड्राइंग नहीं, ड्राइंग्स का मतलब अकाउंट्स के अंदर क्या होता है कि जब भी ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे को या किसी सामान को विड्रॉ करता है बिजनेस से, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। क्या बोलते हैं इसको? ड्राइंग्स बोलते हैं हम। तो गुड्स विड्रॉ बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, सामान की कीमत कितनी थी? 10,000, और सेल प्राइस कितनी थी? 12,000। तो हमें अब क्या करना है? देखो एक तो क्या हुआ, एक तो हुई आपकी ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स बेसिकली क्या होता है? ड्राइंग्स अल्टीमेटली आपकी कैपिटल को कम करती है, बट आप इसको एक सिंपल एक्सपेंस मानो, और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, बिकॉज बिजनेस की ये क्या हो गया? ये एक्सपेंस हो गया, तो ड्राइंग्स आर डेबिट। और दूसरा क्या कम हुआ? गुड्स कम हुए, तो गुड्स को तो कम कर ही नहीं सकते, इसको कम करेंगे? परचेज को कम करेंगे, ठीक है ना? तो परचेज बेसिकली क्या थी? एक्सपेंस, और एक्सपेंस वो कम हो गया, तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब दिक्कत है कि अमाउंट कौन सी लें। तो आप सोच के देखो, आपको नुकसान हुआ है, क्या 10 का हुआ कि 12 हुआ? देखो सामान तो 10 का था, वो बिक सकता था, उसका सेल प्राइस 12,000 था, क्या बिका? नहीं बिका। तो नुकसान हमेशा कितने का मानेंगे? जितने का सामान एक्चुअल में हमारा चला गया। तो सामान कितने का चला गया था? 10,000 का। तो जब भी ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए आपको कि गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स गिवन एज चैरिटी, ठीक है ना, या आग लग गई, लॉस हो गया, चोरी हो गया, टूट गया, एडवर्टाइजमेंट के लिए दे दिए गुड्स को, हमेशा किसको मैटर करना है आपको? कॉस्ट प्राइस मैटर करेगी, सेल प्राइस मैटर नहीं करेगी, बिकॉज हमें एक्चुअल नुकसान से मतलब है। सेल प्राइस तो तब होता ना जब वो बिकता, अभी तो वो बिका ही नहीं, तो नुकसान तो हमें 10 का हुआ, 12 का क्यों हुआ? क्योंकि अभी वो बिका ही नहीं, तो नुकसान कैसे हो गया? ठीक है ना? तो नुकसान हमें सिर्फ वो 10,000 की अमाउंट का ही होगा। क्या एंट्री डालूंगा मैं? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 10,000 10,000। अच्छा, अगर मैं ये इसी के अंदर बोलता कि गुड्स, या अगर मैं बोलता, सॉरी, कि कैश विड्रॉन बाय ऑनर, क्या? कैश विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज। अब कैश विड्रॉ किया ऑनर ने पर्सनल यूज, तो एक तो ये क्या होता है? ड्राइंग होता, बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता, ठीक है ना? तो ड्राइंग्स अकाउंट हमें क्या करनी पड़ती? डेबिट करनी पड़ती, ऑल एक्सपेंस। और दूसरा क्या कम हो गया मेरा? कैश कम हो गया। तो कैश बेसिकली हमारी क्या होती है? एसेट।
और जब एसेट कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट। तब क्या एंट्री आती है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। और अब क्या एंट्री आई है, जब सामान विड्रॉ किया, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, इससे पहले इसी के अंदर हमने एक दो चीजें और देखनी है कि मान लो अगर आपको दिया हो गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, ठीक है, अगर आपको दिया हो गुड्स गिवन एज किसके रूप में दे दिया, गुड्स चैरिटी के रूप में दिया, ठीक है, या सैंपल्स के रूप में दे दिए गुड्स, तब भी क्या एंट्री डलेगी, देखो तब क्या एंट्री डलेगी, चैरिटी आपका नुकसान है, ये नहीं है कि भगवान दुआ देगा आपको, नहीं, चैरिटी क्या है, हमारा नुकसान है, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। और क्या कम होगा, परचेज ही कम होगा। ऐसे अगर सैंपल के रूप में दे दिया तो क्या लिखोगे आप, सैंपल लिखोगे, एडवर्टाइजमेंट लिखोगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है ना। चाहे गुड आग लगी गुड्स को, चैरिटी के रूप में दे दिए, फ्री सैंपल के रूप में दे दिए, लॉस हो गया, कुछ भी हो गया, उन सारी चीजों को हम बेसिकली किसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, इन सारी चीजों को हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस के अंदर। और किसको कम करेंगे, अपने परचेज को कम करेंगे, बिकॉज गुड्स नहीं कम होंगे, हमारा जो परचेज था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो अब हमारे पास उसके बाद वही सेम एंट्री, गुड्स सोल्ड टू मोहन, कितने के सामान बेचा मोहन को, 1 लाख रुपए का सामान। तो ये बेसिकली क्या थी, हमारी सेल थी। और ट्रेड डिस्काउंट कितने का दिया, 10%। अब ये एक इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको बड़े ध्यान से देखना, ये सेल परचेज वाली एंट्री। देखो क्या बोला क्वेश्चन में कि गुड्स किसको बेच दिए, मोहन को बेच दिए, कितने रुपए में बेचे, 1 लाख रुपए में बेचे, और कितने का ट्रेड डिस्काउंट था। मतलब मोहन आपकी दुकान पर आया और आपने क्या बोला कि सर कितने का सामान है, आपने मोहन को बोला कि जी 1 लाख का सामान है, और मोहन ने बोला कि भाई हम बल्क में ले रहे हैं तो कोई डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। तो डिस्काउंट माइनस करके अब गुड्स की कीमत कितनी हो गई, 90,000 की कीमत हो गई। तो अब मतलब सेल प्राइस कितना है उस गुड का, 90,000। देखो ये कौन सा डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या ये ट्रेड डिस्काउंट किसी स्पेशल व्यक्ति को मिलेगा या हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो बल्क में लेगा, हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो बल्क में सामान लेगा। जैसे अगर आप एक अपनी आसपास की दुकान से एक पेंसिल लेते हो तो वो आपको शायद 5 रुपए की पड़ेगी, बट अगर आप होलसेल की दुकान पर जाते हो और इकट्ठा 2 या 4 या 5 डब्बी लेते हो तो शायद वो आपको 4.30 पैसे या 4 रुपए की पड़ जाएगी। तो जो एक का डिस्काउंट है वो तो सबको मिलेगा ना, कोई भी लेना चले जाए। दैट इज कॉल्ड वट, ट्रेड डिस्काउंट। जब आप कोई बल्क में लेते हो आपको बिजनेस में मिलता है, और ये ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है, किसी और को नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक पर्पज को ही दिया जाए। तो इट मीन्स जो दुकानदार होता है ना वो अल्टीमेटली अपनी कॉस्ट को ट्रेड डिस्काउंट में पहले ही सेटल करके रखता है, कोई वो एक्स्ट्रा हमारे पर एहसान नहीं कर रहा, हम उससे बल्क में ले रहे हैं और तब हमें वो ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या था, क्या इस ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं पर भी रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, इस ट्रेड डिस्काउंट को हमने कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करना। बस नॉर्मल से हमने बात बता देनी है कि भाई सामान कितने का बेचा हमने, 90,000 रुपए का सामान बेचा। तो इस डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि ये डिस्काउंट किसी को स्पेसिफिक को नहीं मिला, सबको मिलेगा जो बल्क में लेगा। आप सोच के देखो, बल्क वाले का तो काम ही यही था ना डिस्काउंट देना, वो तो देगा ही देगा डिस्काउंट, ठीक है। तो कोई उसका नुकसान नहीं हो, कोई उसने एक्सपेंस नहीं किया, उसको अल्टीमेटली उस कॉस्ट में ऐड कर ही रखा था। तो बेसिकली अगर आपकी दुकान के ऊपर 1 लाख का सामान होता, आप बोलते हो बल्क में ले रहे हो तो 10% तो हम सबको ही देते हैं। तो अल्टीमेटली वो चीज आपने कितने में बेची, 90,000 रुपए में बेची। तो सेल प्राइस कितना था आपका, 1 लाख की 90,000, 90,000। तो मतलब अब आप क्या एंट्री डालोगे, अब हम एंट्री डालेंगे कि गुड सोल्ड टू मोहन, तो मोहन को बेचे हैं। तो एक तो हमने क्या की है, सेल करी है, ठीक है ना। और सेल हमारी क्या होती है, इनकम, एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। तो सेल तो हमारी क्या होगी, क्रेडिट। क्या कैश आया, नहीं, कैश के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रखी, मतलब उधार पे सामान बेचा होगा। यानी कि मोहन हमारा क्या बन गया, डेटर बन गया। डेटर मतलब एसेट जिससे पैसे लेने होते हैं, और बढ़ गया तो क्या होगा, डेबिट। क्या एंट्री डालूंगा मैं, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अच्छा अमाउंट कितनी डालूंगा, अमाउंट डालूंगा सिर्फ 90,000। अब इस ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, बिकॉज ये कोई स्पेसिफिक डिस्काउंट नहीं था, ये डिस्काउंट था जो सबको मिलेगा, जो सामान क्या लेगा, बल्क क्वांटिटी में उठाएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करना, सिर्फ देखते सारी उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना, और जो अमाउंट आई वही आपकी अमाउंट होगी, या तो सेल प्राइस या परचेज प्राइस। चलो तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, कितने का परचेज किया हमने गुड्स राम से, 2 लाख रुपए का, और कितने का ट्रेड डिस्काउंट दिया, 10%। मतलब
सामान कितने का था? जब राम से पूछा तो राम ने बोला कि 2 लाख का सामान है, बट 20,000 का डिस्काउंट हम सबको देते हैं, तो ये आपको सामान कितने का पड़ेगा? 1,80,000 का। तो हमें वो जो सामान की कीमत थी वो कितने की पड़ी? 1,80 की पड़ी। ये नहीं बोलेंगे कि 2 लाख का सामान था, 20 का डिस्काउंट मिल गया, नहीं, सबको ही डिस्काउंट देता है। हाँ, अगर आपको कोई स्पेशल डिस्काउंट मिलता, फिर आप बोलते कि 2 लाख का सामान था, 20 का डिस्काउंट था, तो अब आप उस डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते। बट इस केस में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को देखते सारी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और परचेज की वैल्यू कितनी है? 1,80,000। तो क्या एंट्री आएगी? गुड्स परचेज किए, परचेज एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। और दूसरा क्या होगा हमारे पास? राम, क्योंकि कैश में तो है नहीं, तो राम हमारा क्या था? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब क्या होगी? लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट। क्या एंट्री डालेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है ना? कितने अमाउंट? 1,80,000, 1,80। चलो, तो लास्ट एंट्री हमारे पास, सिर्फ आखिरी एंट्री हमारे पास। ठीक है ना? अब इसमें दो डिस्काउंट आ गए हमारे, एक आ गया ट्रेड डिस्काउंट, एक आ गया कैश डिस्काउंट। तो इसको थोड़ा सा इमेजिन करो कि मान लो आप एक शॉप के ऊपर गए, या आप एक दुकानदार हो, आपने बोला कि सामान कितने का था जी? 5 लाख का था, और ट्रेड डिस्काउंट कितना मिलेगा? 10%। वो तो सबको ही मिलेगा ना। तो सामान अल्टीमेटली, जो सेल वैल्यू थी उस सामान की, वो कितनी थी? सेल प्राइस कितना था उस सामान का? 4,50,000। और ट्रेड डिस्काउंट को देखते सारी क्या कर देना? माइनस। तो अब आपने कस्टमर को एक ऑप्शन दिया कि अगर आप सारी पेमेंट कैश में करोगे तो आपको 10% और एडिशनल देंगे। तो ये डिस्काउंट किसको मिलता है? ये सिर्फ उसी कस्टमर को मिलेगा ना जो कैश में पेमेंट करेगा, सबको तो नहीं मिलेगा। बट ट्रेड डिस्काउंट तो सबको मिलता है, इस वजह से इसको रिकॉर्ड नहीं करना। बट कैश डिस्काउंट आप तभी दोगे जब आपको सारी पेमेंट क्या मिलेगी? कैश के अंदर मिलेगी। तो ये आपको किसमें 10% क्या दिया? कैश डिस्काउंट भी दिया, तो उसको भी क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। कितना? 4,50,000। इसका 10% कितना हुआ? 45,000। तो 4,05,000 रुपया अल्टीमेटली कैश क्या हुआ? रिसीव्ड हुआ। बट ठीक है ना? अच्छा, कैश रिसीव्ड कैसे हुआ? क्योंकि सारी पेमेंट कैश में रिसीव्ड हो गई थी। तो कैश कितना मिला? 4,05,000। बट सामान कितने का बेचा था? 4,50,000 का। और 45,000 का क्या था? कैश डिस्काउंट था। अब इस एंट्री को कैसे डालना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इस एंट्री को कैसे हमने रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि कैश एसेट थी, और कैश हमारे पास आया कि गया? कैश तो आया हमारे पास। ठीक है ना? कैश तो क्या आया, तो मतलब क्या हो गया? डेबिट। और कितना कैश आया था? 4,05,000। बट जो सेल थी वो कितनी थी? सेल इज अवर इनकम, और ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। और सेल कितने की करी थी? सेल करी थी 4,50,000। 5 की नहीं करी थी। तो 50 का तो सबको डिस्काउंट मिलेगा, तो नॉर्मली दुकानदार बोलेगा भाई 4,50,000 का ही देगा आप। तो सामान कितने का बेचा था? 4,50,000 का। बट पैसा कितना मिला? 4,05,000। मतलब आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? हमें अल्टीमेटली एक तरीके से नुकसान हुआ। कितने का? 45,000 का। और ये 45,000 बेसिकली आपका क्या था? डिस्काउंट। कौन से वाला? कैश डिस्काउंट। और ये कैश डिस्काउंट जो है, देखो क्या था? फायदा कि नुकसान? नुकसान। तो एक्सपेंस हो गया, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। देखो, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। तो आप अल्टीमेटली दुकानदार पहले ही उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करता है, वो सिर्फ दिखावे के लिए माइनस करता है। बट कैश डिस्काउंट स्पेसिफिकली दिया है तो इसको रिकॉर्ड करना है, बिकॉज इससे दुकानदार को नुकसान हुआ। ठीक है ना? क्योंकि उसने कैश के अंदर पेमेंट रिसीव करी तो उसको नुकसान हुआ। तो अब इस एंट्री को ध्यान से देखो, तो एक तो कैश आया, बट कैश कितना आया? 4,05,000। सेल कितने की करी? 4,50,000 की। क्योंकि अब आप बोलोगे ना कि अगर हम भी 4.5 लाख का सामान लेकर आए हैं, बट हमें वो 4-5 का पड़ गया, क्योंकि हमने इमीडिएटली पेमेंट किस में कर दी? कैश में कर दी। तो दुकानदार का भी अल्टीमेटली क्या हो गया? नुकसान हो गया। ठीक है ना? तो अल्टीमेटली क्या एंट्री लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। कितने से? 4,05,000। सेल क्रेडिट हुई है तो सेल को क्रेडिट करते हैं, कितने थे? 4,50,000। बट क्या ये एंट्री डेबिट और क्रेडिट साइड मैच करी? नहीं करी। तो आप क्या देखोगे? कैश डिस्काउंट। इसको डेबिट क्यों किया? बिकॉज ये मेरा डिस्काउंट क्या था? नुकसान था। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, बिजनेस को क्या हुआ? हमने हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है। बिजनेस को क्या हुआ? नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ? 4.5 लाख का सामान 45,000 का डिस्काउंट देना पड़ गया, क्योंकि कैश में पेमेंट मिली थी। ठीक है ना? एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो इस डिस्काउंट को रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज क्या ये सबको मिलेगा? नहीं, ये स्पेसिफिकली मिलेगा। तो किसी सेल पे दिया होगा, किसी पे नहीं दिया होगा, तो वो रिकॉर्ड करके दिखाना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट तो सबको ही देंगे, और उसकी कॉस्ट ऑलरेडी ऐड कर रखी होगी। तो एक चीज याद रखनी है, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा, बट कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड होगा।
ठीक है ना? तो अब ये कैश डिस्काउंट हमारा क्या था? एक्सपेंस था एंड ऑल एक्सपेंसेस आर कितना था? 45 था। हमारे पास एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल। तो ये थी हमारे पास कुछ गुड्स वाली एंट्री, सेल परचेज वाली एंट्री, ठीक है ना? तो आपको ये समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद हम इसका थोड़ा-सा और जनरल एंट्रीज का एडवांस में लेवल करेंगे, जिसमें हम देखेंगे मशीनरी के अंदर क्या हो जाता है, बैड डेट्स के बारे में समझेंगे, ठीक है ना? डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट पेड, इन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे और सैलरी आउटस्टैंडिंग वगैरह ये बेसिक बेसिक एडवांस लेवल की एंट्रीज क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे। थैंक यू।